Hello and welcome to my channel KS Wala. As you know that we are discussing the monthly booklet of June, and in that booklet we are discussing the economy part, the current affairs of the economy. So the first topic which was there in this monthly booklet of June 2024, that was priority sector lending. But before that I mentioned that I will discuss the basic about the banking, because what is this lending is related to the banks. लेंड का मतलब क्या है कि जहां से पैसा मिलता है या पैसे जो देते हैं, अब पैसे कौन देते हैं? बैंक्स देते हैं एज लोन्स टू डिफरेंट पीपल, तो दैट इज टर्म्ड एज लेंडिंग। तो जब तक हमें बैंक्स समझ नहीं आएंगे, बैंक्स क्यों लेंड करते हैं, कैसे लेंड करते हैं, क्या नॉर्म्स इनके लेंडिंग के लिए, तब तक हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए वी नीड टू नो अबाउट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, बैंक्स क्यों आए और बैंक्स बनते कैसे हैं, तब जाके हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या और कैसे लेंड होता है प्रायोरिटी सेक्टर को, कितने लोन्स, कितना परसेंट ऑफ लोन, कितना अमाउंट दे सकता है बैंक इनको दिस प्रायोरिटी सेक्टर को। तो विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स कि प्रायोरिटी सेक्टर भी क्या होता है। But before that, I mentioned in last lecture that was types of banks. मैंने 5 बैंक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, in which I discussed the commercial banks, जिसके अलग 3 टाइप बैंक है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने आपको बताया था। I mentioned about the private sector bank, I mentioned about the foreign banks. उसके बाद I discussed the rural regional banks, I discussed the small finance bank, I discussed the payment banks, and after that I discussed the cooperative banks. But बैंक जो है ये कैसे बनता है? We have to be actually this, we should know that how the bank is being created. अब देखो बैंक कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम देयर, आई एम ए पर्सन, आई वांट टू ओपन ए बैंक, तो मैं भी बैंक खोल सकता हूं। मैंने एबीसी बैंक खोल लिया, कोई भी किसी भी नाम से कोई बैंक खोल लिया, लेकिन मैं कैसे इसको एस्टैब्लिश कर सकता हूं? मुझे इस बैंक के शेयर्स डालने कहीं पे, शेयर्स मतलब जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है, तो वहां पे मैं इस बैंक के शेयर्स डालूंगा, उनको पहले वहां पे सेल करूंगा इन शेयर्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैं 20% शेयर्स बेच रहा हूं, तो पहले खरीदने वाले होने चाहिए उसके पास, उन शेयर्स को खरीदने वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द पर्सन, आई स्टार्टेड द एबीसी बैंक, मैं इस एबीसी बैंक को स्टॉक मार्केट में डाल देता हूं। क्यों? ताकि इसके शेयर्स जो है ये वहां पे लोग खरीदे। जब लोग खरीदेंगे तभी मैं बैंक एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। तो अब जो लोग शेयर्स खरीदेंगे, कुछ पैसों में ही खरीदेंगे, तो मिनिमम मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए जो लोग शेयर्स खरीदेंगे इस बैंक के? मिनिमम इज 5 लाख फॉर एन कमर्शियल बैंक। लेट मी क्लियर इट हो। अगर मुझे कमर्शियल बैंक खोलना है, आई हैव मेड यू पीपल अंडरस्टैंड कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या है। अगर मैं कमर्शियल बैंक खोल रहा हूं, तो जब मैं उसके स्टॉक्स या शेयर्स मार्केट में डाल रहा हूं, तो उन शेयर्स को खरीदने चाहिए लोग, और मिनिमम मेरे पास पैसा कितना आना चाहिए? 5 लाख रुपीज टू ओपन दिस एबीसी बैंक। अब मान लो ये 5 लाख रुपए आ गए, मैंने अपने शेयर्स बेच लिए, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स भेजे अपने बैंक के, और ये 5 लाख आ गए और मैंने एबीसी बैंक ओपन कर दिया। दैट इज द रिक्वायरमेंट टू ओपन द कमर्शियल बैंक, दैट यू नीड टू हैव द पेड अप कैपिटल, कहते हैं इसको पेड अप कैपिटल। सो मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर द कमर्शियल बैंक इज 5 लाख रुपीज। बाकी बैंक्स के अलग जैसे लिमिट है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है 100 करोड़, पेमेंट बैंक है 200 करोड़, उनका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, यानी कि उनके शेयर्स खरीदे होने चाहिए लोगों ने स्टॉक मार्केट में, तब जाके वो बैंक शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक। आई नीड द मिनिमम 5 लाख रुपीज ऑफ पेड अप कैपिटल। क्या होता है पेड अप कैपिटल? जब मैं अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेचता हूं, सेल करता हूं, तो मेरे पास मिनिमम इतना पैसा होना चाहिए जिसको मैं पेड अप कैपिटल कहूंगा, तब जाके बैंक शुरू होगा। अब लेकिन बैंक जो है, बैंक क्यों शुरू किया गया, इसका रीजन क्या है कि बैंक क्यों शुरू किया? मैं आपको बहुत ही यू कैन से दैट माइन्यूट डिटेल्स देने वाला हूं अबाउट बैंकिंग। एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा एवरीथिंग अबाउट बैंक्स, वट एवर द सिस्टम्स ऑफ द बैंक्स आर देयर, कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, कौन से टाइप्स वैसे बता चुका हूं मैं, कैसे ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं बैंक्स, ये भी बता चुका हूं मैं आपको इन लास्ट 2 मिनट्स। लेकिन बैंक्स क्यों बनाया गया? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इन सोसाइटी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे इफ आई विल से पीपल, हमारे पास 2 किस्म के लोग हैं। I will write in this way. We have 2 classes of people. एक कौन है? The people who are having the excess wealth. जिनको हम कहते हैं rich. ठीक है, और कौन से लोग हैं? The people who are short of wealth. Who are short of wealth, जिनको हम कहते हैं पुअर। ठीक है, ये हम जानते हैं, बहुत ही आसान है समझना कि रिच एंड पुअर। पैसा किनके पास ज्यादा होगा? रिच के पास, एज दे हैव द एक्सेस वेल्थ। वही मैंने लिखा कि एक्सेस वेल्थ उनके पास है, दे हैव मोर मनी। सो इनके पास जो पैसा है, अब ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा अपने पास रखते हैं,
यानी कि अपने घरों में रखते हैं, द वंस हु आर रिच, एक तो क्या होगा वो सेम उतना ही रहेगा, यानी कि उसमें बढ़ेगा नहीं। आपने घर पे रखा है किसी भी लॉकर में और एनी दिस प्लेस आपने कहीं भी पैसा रखा, वो सेम रहेगा, उसमें कुछ बड़ा ये बढ़ नहीं जाएगा अमाउंट, ठीक है। या उसमें खतरा हो सकता है किसका, चोरी का, चोरी भी हो सकती है उसकी। या तो हम बोल सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आप खुद के साथ भी देख लेना कि जब भी आपके पास पैसा जेब में अवेलेबल होता है तो आप यू कैन से दैट दिस माइंडफुल स्पेंडिंग नहीं करते हो, आप एक्सेसिव स्पेंडिंग करते हो। दैट मीन्स तीन चीजें होती है। अगर जो रिच है इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी, अगर पैसा इनके घर पे रहता है, एक तो सेम रहता है, उसमें कुछ बढ़ता नहीं है, जो क्वांटिटी है वो उतनी रहती है। थेफ्ट का खतरा होता है और एक्सपेंस, यानी कि बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जब पैसा रेडिली अवेलेबल है घर पे, तो हम भी खरीदते हैं चीजें। तो इन चीजों के लिए अब क्या चाहिए उनको, कोई चीज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो इन चीजों का सोल्यूशन दे, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पैसा बढ़े, आई विल से दैट जहां पे सेम अमाउंट है इसमें इंक्रीज हो जाए, कोई ऐसी जगह अगर मिले तो कितनी अच्छी बात है। या जहां पे चोरी से बचाया जाए, या एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंसेस भी आराम से कर पाए। अब ये देखो ये इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इसी को हम कहते हैं बैंक। तो मैंने बैंक खोला, एबीसी बैंक, मैंने इनसे कहा आई विल गिव द सोल्यूशन, इन तीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। कैसे? आपने कहा सेम रहता है, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू। अगर आप मेरे बैंक में ही पैसा रखते हो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, दैट मींस अब सेम नहीं रहेगा, इसमें बढ़ेगा तो अच्छी बात है, बैठे बैठे पैसे बढ़ गई। सेकंड इज थेफ्ट, चोरी से मैं बचाऊंगा, ठीक है, तो वहां भी आप क्या दैट बच गए, दैट योर मनी इज सेफ, चोरी नहीं होगी। एक्सपेंस जो आप करते थे, अब जो मैं इंटरेस्ट आपको दे रहा हूं, आप जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे थे वो भी आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं आपके पैसे पे, उसी पैसे से आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर सकते हो जो आप कर रहे थे अदरवाइज। तो उसका भी ख्याल कैसे रखूंगा मैं, दैट जो एक्स्ट्रा इनकम आपकी होगी, एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो इनने का इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें तो यही तीन थ्रेड्स थे, यही तीन चीजें हमें परेशान कर रही थी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन हमें ये तीन सॉल्यूशंस दे रहा है तो हम अपना पैसा क्यों ना रखें उनके पास, उसी का नाम पड़ गया फिर बैंक, ठीक है। तो बैंक ने ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। बैंक ने इनसे क्या कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, बैंक ने कहा आई विल प्रोवाइड यू थ्री थिंग्स। क्या क्या? मैं आपको दूंगा सेविंग अकाउंट, मैं आपको दूंगा करंट अकाउंट, ठीक है, और मैं आपको दूंगा फिक्स डिपॉजिट्स। ये इस बैंक ने कहा आई विल प्रोवाइड यू थ्री थिंग्स। किनसे? रिच से। मैं आपको दूंगा सेविंग अकाउंट, मैं आपको दूंगा करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब है क्या ये तीनों चीजें? ये एक ऐसा अकाउंट है जो कोई भी खोल सकता है, इवन द 1 month ओल्ड बेबी उनके नाम पे भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं सेव कर रहा हूं, मैंने 10 रुपए कमाए, मैंने 6 रुपए खर्च किए, 4 रुपए मेरे सेव हो गए, तो मैं भी कहां रखूंगा? अकाउंट में, दैट इज सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट का मतलब क्या? आप देखो, मैं अब सिंपली कॉमनर हूं, फॉर एग्जांपल मैं कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं महीने में? 3-4। अभी जब एटीएम कार्ड लेके जाते हो मैक्सिमम 3-4-5-6 ट्रांजैक्शंस करते हो आप मंथ में, जब आपको खरीदना होता है घर पे कुछ, तभी आप निकालते हो पैसा अपने अकाउंट से, वही ये सेविंग अकाउंट, ठीक है, जहां पे आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हो डिपॉजिट और आप वो कभी भी निकाल सकते हो। क्लियर है? ऐसी करंट अकाउंट क्या है? ये होता है बिजनेसेस के लिए। अब देखो बिजनेस में ऐसा होता है कि हर सेकंड पैसा आता रहता है और आप हर रोज ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। इट कैन बी हर रोज आप 20 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, 30 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हो बिजनेस में, तो वो सेविंग अकाउंट से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस चीज के लिए करंट अकाउंट बनाया गया बैंक ने, जो किन के लिए? बिजनेसमैन के लिए, या कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि वो एक करंट अकाउंट खोले जहां से पैसा निकाले और डिपॉजिट करे वो हर रोज। अब इस वाले अकाउंट में जो बाकी हम है सेविंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी जो हाउस होल्ड होते हैं, वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं ताकि वो मंथली एक तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती है और इनको जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं इनको मिलता है इंटरेस्ट, दे आर गेटिंग दी इंटरेस्ट। लेकिन जो करंट अकाउंट है जो बिजनेस पर्पस के लिए है, क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा? इनको बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, इट जस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस। वो पैसा रख रहे हैं बैंक में, वो डिपॉजिट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट इसको मिलता है जो सेविंग अकाउंट में रखता है, इनको नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए यू नीड टू गिव दी आईडी प्रूफ, ठीक है, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आप ये दो चीजें प्रोवाइड करोगे
यू कैन इजीली ओपन दिस सेविंग बैंक अकाउंट। लेकिन यहां पे इन करंट अकाउंट यू नीड टू गिव 3 थिंग्स। ये 3 चीजें कौन से? एक तो आईडी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस आपका है, इसके बाद एड्रेस, सेम वही एड्रेस ऑफ बिजनेस, और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, ये आपको प्रोड्यूस करने हैं। बट आई मेंशन बैंक प्रोवाइड कर रहा है 3 चीजें, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट क्या है? आईडी प्रूफ मांगता है, एड्रेस प्रूफ मांगता है, आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। इवन आई मेंशन दैट 1 month ओल्ड बेबी कैन ऑल्सो ओपन दिस सेविंग, उनके नाम पे भी सेविंग अकाउंट खुल सकता है। यहां पे क्या है? इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 3 to 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके पैसे पे। आप पैसा वहां जमा कर रहे हो, मतलब साल का आपका 1 लाख रुपए वहां पे है, तो 1 लाख पे 3 या 4,000 रुपीज या 3 या 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये किन के लिए मैंने बोला करंट अकाउंट? ये बिजनेसमैन के लिए जिनका बिजनेस चलता है, उनको प्रोड्यूस क्या करना? आईडी ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। जैसे जीएसटी, बिजनेस जीएसटी पे करता है तो जीएसटी भी दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये 3 चीजें प्रोड्यूस करनी है टू ओपन द करंट अकाउंट इन दिस बैंक, जो मैंने कहा था जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और तीसरा क्या है फिर? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स मतलब कि जहां पे आप एक लंबे टाइम तक पैसा अपना बंद रखते हो, पार्क करके रखते हो वहां पे पैसा, रेस्ट मतलब फिक्स डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल 1 साल तक, 1 साल तक फिर आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हो। 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, इट कैन बी एनी एन नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट रखते हो आप। तो फिक्स डिपॉजिट क्या? लंबे टाइम तक रखते हैं कहां? बैंक्स पे, जहां पे आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 6 to 7% आपकी पैसे पे। अब सवाल यह है कि यहां पे कम क्यों, यहां पे ज्यादा क्यों? अब देखो, बैंक जो है, बैंक को पता है ये पैसा मेरे पास एक टाइम ड्यूरेशन, उनको पता है किस टाइम तक है, 1 साल श्योर है। लेकिन यहां पे श्योर नहीं है। सेविंग अकाउंट आप कभी भी पैसा उसमें डालते हो, कभी भी निकालते हो, जैसी डिमांड है आपकी, आप उसी टाइम पे निकालते हो पैसा। तो यहां पे श्योरिटी नहीं है, इसीलिए यहां पे कम इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां पे बैंक के पास श्योरिटी है कि 1 साल तक अगर फिक्स डिपॉजिट है तो 1 साल तक भी पैसा मेरे पास है, तो आई कैन यूज दिस मनी, आगे किसी और चीज में यूज कर सकता हूं। तो इसीलिए इस पे क्या मिलता है? ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, दैट इज फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है। तो मान लो अब इन सब ने डिपॉजिट किया इन अकाउंट्स में। ठीक है। इन डिपॉजिट को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल इफ देयर इज डिपॉजिट इन सेविंग एंड करंट अकाउंट, ये डिपॉजिट ही कर रहे हैं ना बैंक में, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मैंने क्या कहा? अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें? एक तो सेविंग में एंड करंट अकाउंट में, इन दोनों को बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट। लेकिन अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें? इफ वी आर डिपॉजिटिंग इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट, जो मैंने ये तीसरा वाला कहा था फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। दे आर टर्म्ड एज टाइम डिपॉजिट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। यानी कि एक बैंक में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट, क्यों? क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट में से आप क्या करते हो? आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, जो ही आपको लगा कि जरूरत है आप निकाल पाओगे, इसीलिए इसको डिमांड, ऑन द बेस ऑफ डिमांड। जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी आप तब पैसा जो है निकालोगे। लेकिन जो फिक्स्ड वाला है, यहां पे आप डिमांड के हिसाब से नहीं, यहां पे आपने फिक्स टाइम के लिए रखा है, तब इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। इतना समझ आया होगा आपको। अब इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि एक बैंक में जो है, बैंक में क्या होता है? टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। क्या होता है ये बैंक में? ये वाले डिपॉजिट्स इनको हम कहते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। मान लो ये सारा पैसा जो हम स्टोरी में आपको कह रहा था कि जो रिच पीपल की स्टोरी थी, इनको फैसिलिटीज किसने दी? बैंक ने, इन इस फॉर्म में। अब मान लो ये पैसा इनके पास आया। अब यहां से मैंने एक और क्लास कहा था, कौन? पुअर क्लास, जो शॉर्ट ऑफ वेल्थ है, इनको भी पैसा चाहिए। किसके लिए? अब इसमें काफी सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसा है नहीं। अब पैसा उनको क्या उधार लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पुअर के, रिच के पास डायरेक्ट गए वो उनको पैसा देंगे, इसीलिए जो रिच ने पैसा रखा कहां पे? बैंक में। ये जाते बैंक के पास कि अब हमें पैसा चाहिए, हमें लोन चाहिए। ठीक है। तो बैंक इनको यही पैसे जो रिच ने यहां पे जमा किया था, यही पैसे इन टर्म्स ऑफ लोन किनको मिलता है? टू द पुअर पीपल। जैसे हम देखते हैं लोन जैसे होता है, कौन सा? हम देखते हैं बिजनेस लोन्स आर देयर, बिजनेस लोन्स, ऑटो लोन्स, हम देखते हैं हाउसिंग लोन्स, घर बनाने के लिए,
ऑटो लोन्स मतलब कि गाड़ी खरीदने के लिए, हम देखते हैं एजुकेशनल लोन्स, या हम देखते हैं पर्सनल कंजप्शन लोन जिसे हम पीसीएल कहते हैं। तो ये सब जो है लोन्स जो है कौन लेते हैं? द पीपल हु आर शॉर्ट ऑफ वेल्थ। ये कौन सा पैसा लेते हैं बैंक से? जो उन्होंने डिपॉजिट किया था इस फॉर्म में, बैंक इनको देता है इंटरेस्ट रेट पे। अब देखो बैंक इनको भी इंटरेस्ट दे रहा है जो ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन बैंक जो है जिनको ये पैसा दे रहे हैं इनसे इंटरेस्ट लेते हैं और वो हायर होता है। इट रेंज फ्रॉम 9% to 14%। दे कितना रहे थे? कम, कहीं पे 3 to 4%, कहीं पे 6 to 7%, लेकिन ले कितना रहे? 9 to 14। जो डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स, यही बन जाती है बैंक की कमाई। अब देखो बैंक भी सोशल सर्विस करने नहीं बैठा है, दे आर ऑन द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। आपको पहले ही कहा था कमर्शियल बैंक की अगर एग्जांपल लेंगे, उनका जो मकसद है वो क्या? प्रॉफिट अर्निंग। तो जो ये डिफरेंस बन गया, जो ये इंटरेस्ट दे रहे थे और जो लेकिन ले रहे इनके पैसे से ही ले रहे इंटरेस्ट, जो लोगों को ये दे रहे हैं, जो डिफरेंस बीच में है यही बैंक की कमाई है। जिस कमाई से वो एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं या जो बैंक है उसकी कमाई प्रॉफिट उसको भी कमाना है, तो ये सब पैसा निकलता है कहां से? वहीं से। ठीक है, और देखो होता, अब ये बहुत जरूरी है, मोबिलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम रिच टू पुअर। पुअर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। पुअर क्या करते हैं? उसको कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो हो जाती है, इकोनॉमी चलती रहती है। तो यू कैन से दैट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है? पैसे को चैनलाइज करता है। अगर ये नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल पैसा रिच के पास ही रहेगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इकोनॉमी ग्रो होगी नहीं। जब पैसा वहां रिच से आता है बैंक के पास, बैंक बेचता है इनके पास, किनके पास? शॉर्ट ऑफ वेल्थ, पुअर के पास। ये फिर उसी पैसे को इकोनॉमी में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है? इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होती है, तभी जाके नॉर्मली इकोनॉमी चलती है। इसे कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया जहां पे चैनलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है फ्रॉम रिच टू पुअर इन फॉर्म्स ऑफ लोन्स। अब समझ गए होंगे जो ये टोटल जो ये डिमांड है एंड नेट डिपॉजिट्स ये किस में यूज करती है? बैंक। और एक इकोनॉमी में एक मॉडल आपने पढ़ा होगा, दैट मॉडल इज एक्चुअली टर्म्ड एज हैरड-डॉमर मॉडल। हैरड-डॉमर मॉडल ये क्या कहता है कि अगर आप इंक्रीज करते हो सेविंग्स मतलब कि जो यहां पे जो ये रिच थे अगर इंक्रीज करते हैं सेविंग्स और बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, उसकी वजह से ग्रोथ इन इकोनॉमी होती है। यानी कि हैरड-डॉमर मॉडल किस पे बात कर रहा है? इंक्रीज इन सेविंग्स कौन बढ़ा रहे थे? दिस रिच क्लास, दे वर पुटिंग दोस सेविंग्स इनटू दी बैंक अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स जो है यहां से पैसा निकलता है, कहां जाता है? पुअर के पास। वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट चीजों में, वो कैपिटलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होती रहती है। तो दैट मींस द मोर सेविंग्स व्हिच आर देयर इट एक्चुअली लेड टू द मोर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इतना समझ आया? अब मेरा मुद्दा यहां पे था दैट वाज टोटल, यू कैन से दैट जो क्या आया था टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये क्या था? जो सारा पैसा जमा हो गया था कहां पे? 3 अकाउंट्स में। किस किस में? सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में। अब जो मैंने बात की अभी लोन्स दिए गए किनको? द पुअर क्लास को। उनको जब लोन्स दिए गए यानी कि उस डिपॉजिट में से कुछ पैसा कट गया, ठीक है, या कभी ऐसा होता है बैंक आपस में भी लेन देन करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ, उनको भी पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जो आप ये पैसा देते हो, ये लेन देन करते हो, जब ये पैसे आप काटते हो, जब आपके पास टोटल आया था, मैंने आपसे कहा था 3 अकाउंट्स में बैंक, एक बैंक के पास आया था पैसा, उसे हम कहा टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। लेकिन जब वो पैसा निकाला जो हमने अब दिया लोगों को एज लोन्स, ठीक है, तब यही बन जाता है फिर नेट डिमांड एंड टाइम liabilities. Forget about this, I will first clear what is liability. अब देखिए जो पैसा है बैंक में, ठीक है, ये बैंक के बाद जो पैसा है हमारे लिए क्या है ये? अब देखो 2 वर्ड्स है, एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है? मैं रिच था, जो मैंने एग्जांपल दिया, आई एम द रिच, आई एम हैविंग दिस सेविंग्स, मुझे बैंक में डालना है। यानी कि जब मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूं, मेरे लिए वो एसेट है, वहां पे बैंक को दे रहा हूं मैं, वहां पे पार्क करने के लिए, वो क्या? एसेट है मेरा, और बैंक के लिए कर्जा है मेरा, और बैंक के लिए यही पैसा बनता है लायबिलिटी। यानी कि जो मैंने कहा था नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स जो किए बैंक में, वो क्या है? वो मेरे लिए एसेट है जो मैंने जमा किए वहां पैसे, लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। द टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स आर एक्चुअली लायबिलिटी ऑन दी बैंक। और जो बैंक आगे दे रहा है इसी पैसे को किसमें? गरीब क्लास में, द पुअर वंस। बैंक के लिए फिर वही बन जाता है एसेट। और लायबिलिटी किन पे? जिनने लोन लिया। मैंने कहा 3 स्टेक होल्डर्स बीच में है, एक तो बैंक है, इस साइड से मैंने रखा था रिच जिनके पास पैसा है, इस साइड से रखा था मैंने
पुअर, जिनको पैसा चाहिए, ठीक है, ये यहां जमा कर रहे हैं, इससे हम कहते हैं इनके लिए क्या है, ये एसेट है, और इनके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इनका पैसा। बैंक दे रहा है कि इनको, पुअर क्लास को। बैंक जब इनको दे रहा है, ये इनके लिए बन रहा है, ये बैंक के लिए बन रहा है एसेट, और इनके लिए बन रहा है लाइबिलिटी, क्योंकि इनको लोन तो वापस करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये काम चलता है एसेट लाइबिलिटी का। तो वट एवर दीज डिपॉजिट्स आर देयर विद द बैंक, वो क्या एक्चुअली दे आर दी लाइबिलिटीज फॉर बैंक, और जो बैंक दे रहा है आगे वो है एसेट। आप समझ रहे हो? तो अब ये मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी है, ये मैं इसको भी कह सकता हूं, जो डिपॉजिट्स है वो लाइबिलिटी है बैंक के लिए। मैंने यहां पर डिपॉजिट टर्म यूज किया था, दैट्स एक्चुअली लाइबिलिटी फॉर बैंक, क्योंकि हमने बैंक में पैसा रखा द पुअर रिच क्लास में, तो वो लाइबिलिटी बन गया बैंक के लिए। तो इस केस में हम इसी को बोलते हैं, जब हमने ये लोन दिया यहां, ठीक है, जो लाइबिलिटी बैंक के पास थी, हमारा पैसा, हमने उस लाइबिलिटी में से कुछ उठाया दिया यहां, जो बैंक के लिए एसेट बन गया। क्यों एसेट? क्योंकि इससे इंटरेस्ट कमाएंगे आप। जो ये लाइबिलिटी, इसी को मैं यूज करूंगा, यानी कि मैं डिपॉजिट की जगह यहां पे लाइबिलिटी लिख सकता हूं, बैंक इन टर्म्स ऑफ बैंक। तो इसीलिए जब मैंने इस लाइबिलिटी से, जो बैंक के पास थी, इससे कुछ पैसा उठाया भेजा यहां, तो मेरे पास क्या बन गया फिर, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बैंक के पास बच गया। इसे हम कहते हैं NDTL। आई होप कि आपको समझ आएगा कि बैंक के टर्म्स में NDTL के साथ कहते हैं, जो लाइबिलिटीज बैंक के पास होती है, जो पैसा इनने इनको दिया होता है, इनको वापस भी करना होता है। अभी ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्या है, जो पैसा आपको वापस करना है कल को, वो लाइबिलिटी है बैंक पे। तो इसीलिए इनमें, इस लाइबिलिटी में से कुछ पैसा उठाया दिया इनको, तो जो बाकी बची वो हो गया नेट। हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है उनकी ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस यही समझो आप, ग्रॉस ये था जो टोटल आया, उसमें से अगर जब जीपी फंड कटता है 10,000 मंथ का या कुछ भी अमाउंट जो भी है, तो हाथ में जितना पैसा बचता है दैट इज नेट। ऐसे यहां पे लाइबिलिटी जो बैंक के पास थी, उसे हम कहते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कह सकते हैं उसको हम, लेकिन जो उसने दिया इनको, जो फिर बाद में बच गया, दैट इज टर्म्ड एज NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आई होप कि आपको समझ आएगा, एसेट भी आपको समझ आएगा, लाइबिलिटी भी आपको, NDTL टर्म भी समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अब होता क्या था, जो सिस्टम चल रहा था बैंक्स का, वो क्या था। मान लो देयर इज अ पर्सन एक्स रिच है, इसके पास 1 करोड़ है, इसको डिपॉजिट करना है बैंक के पास। बैंक्स है डिफरेंट, बैंक ए है, बैंक बी है, बैंक सी है। ए ने कहा आई विल प्रोवाइड यू 5% ऑफ इंटरेस्ट अगर आप मेरे बैंक में ही डिपॉजिट करते हो। बी ने कहा मैं आपको 6% दूंगा। सी ने कहा मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा अगर आप यहां पे डिपॉजिट करते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं भी एक्स हूं तो मैं कहां डिपॉजिट करूंगा, जो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैंने डिपॉजिट किया सी में। अब एक और पर्सन था वाई, जिसको लोन चाहिए था कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करने में। अब उसका बिजनेस था हाई रिस्क, और ये बोला जाता है जितना हाई रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न हो सकता है। दैट मींस हाई रिस्क हाई रिटर्न। जैसे लॉटरी की अगर मैं बात करूं, लॉटरी एक रिस्क है, हम खरीदते हैं लॉटरी, लेकिन अगर वो लग गई तो दैट मींस हाई रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब एक वाई है, इसको बिजनेस शुरू करना है, एक हाई रिस्क बिजनेस शुरू करना है। नाउ ही नीड्स दिस 1 करोड़ लोन, ठीक है। ये गया ए के पास, इसने मना किया, ए ने इसको, ए बैंक ने कहा आपका बिजनेस हाई रिस्क बिजनेस है, आई कांट प्रोवाइड यू द लोन। ये गया बी के पास, इसने भी मना किया। ये गया सी के पास। सी ने सोचा कि मैंने वैसे ही लिया है, इससे पैसा मुझे उसको भी देना है 8%, तो एक काम करता है मैं रिस्क लेता हूं। ये बैंक सोचेगा, बैंक सी, तो इसने कहा ठीक है मैं आपको दूंगा लोन 1 करोड़, लेकिन आई विल चार्ज यू 14% इंटरेस्ट। देना कितना है वहां, 8, तो 6% इंटरेस्ट कौन कमाएगा यहां, बैंक सी। अब मान लो कि इसने इसको 1 करोड़ रुपए दिया, लेकिन इसका बिजनेस फेल हो गया। क्या वाई वापस दे पाएगा पैसा सी को? नहीं। बैंक सी को? नहीं। जब बैंक सी के पास पैसा नहीं आया, क्या ये एक्स को दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स एंड पे सफर कौन कर रहा है, डिपॉजिटर, जिसने पैसे डिपॉजिट किए इस बैंक में, दैट इज पर्सन एक्स, ही इज द अल्टीमेट सफरर। क्या बैंक सफर कर रहा है? नहीं। क्या ये सफर कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसके पास अपना पैसा नहीं था। बैंक के पास अपना पैसा था? नहीं। सफर कौन कर रहा है, जिसने पैसा डिपॉजिट किया था, दैट इज सफरिंग। द पर्सन विल बी द एक्स पर्सन। तो इस चीज को रोकने के लिए इसे कहते हैं इलॉजिकल लेंडिंग, या आप ऐसी बिना देखे लेंड कर रहे हो लोगों को, लोन देख रहे हो। इस चीज को रोकने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि बैंक्स ऐसा कर रहे थे। जो ये सीन मैंने आपको समझा, बैंक्स वर डूइंग सच थिंग्स, तो इसलिए देयर वाज अ नीड टू इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिटर है इनके इंटरेस्ट को सेव कर पाए, या यू कैन से दैट टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स मनी, एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जिससे कहा जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर हम देखेंगे, दिस सेंट्रल बैंक इज
RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट आई मेंशन्ड, ताकि इसके इंटरेस्ट को बचाया जाए, ये खतरे में ना आ जाए, इसलिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ी, दैट वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे आरबीआई जो है ये कब एस्टैब्लिश हो गया, इसके लिए एक्ट बनाया गया था 1934। इट वॉज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। फिर 1935 में एस्टैब्लिश किया गया क्या, दैट वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब आप खुद देख सकते हो ब्रिटिश एरा में इस टाइम पे रूल कौन कर रहा था इंडिया में, इट वाज ब्रिटिश। तो 1947 में हम जानते आजादी मिली, तो 1949 में इसी आरबीआई को नेशनलाइज किया, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया। और आरबीआई का मकसद क्या है, सिर्फ जो ये मैंने आपको सीन समझाया यहां पे कि ऐसी लेंडिंग हो रही थी, पैसा खतरे में था डिपॉजिटर्स का, इस खतरे को बचाने के लिए, ताकि बैंक्स ऐसे लेंड ना करे, इनके लिए रूल्स बनाए जाए, एक पर्टिकुलर नॉर्म हो लेंड करने का, इसके लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, दैट वाज आरबीआई, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट, दैट वाज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, established in 1935। 1949 में इसको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। पहले जो हेडक्वार्टर्स थे जब 1935 में एस्टैब्लिश किया था आरबीआई में, दे वर इन कैलकाटा, लेकिन फिर 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया बॉम्बे, आजकल का मुंबई जो है वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है। और यू कैन से इसके काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। I think so 32 और 33 रीजनल ऑफिसेज आर देयर इन डिफरेंट स्टेट्स। जो स्टेट्स के कैपिटल्स हैं वहां पे इसके ऑफिसेज मिलते हैं, जो रीजनल यू कैन से ऑफिसेज है आरबीआई के, तो वो मिलते हैं हमें। बट आरबीआई जो है, इन टुमारोज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अब आरबीआई जो आया सीन में, उसने क्या किया इन चीजों के लिए, उसने कैसे अपने फंक्शंस क्रिएट किए, और हम फिर देखेंगे जो ये पैसा टोटल बैंक में होता है, जिससे हमने कहा था जो सारे डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं, उनमें से फिर इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें बोली आरबीआई ने करने के लिए, ताकि कभी भी ये खतरे में ना रहे, इसका पैसा सेफ रहे। यही बैंकिंग सिस्टम है, ऐसी बैंकिंग सिस्टम चलता है। मैंने आपको आज बिल्कुल बेसिक बताया कि बैंक में पैसा आता कैसे है, कौन कौन से डिपॉजिट्स है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो टाइम लाइबिलिटीज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे आता है वो, बैंक कैसे आगे लोन देता है टू द डिफरेंट सेक्टर्स, गरीबों को या पुअर पीपल को, या जिनको पैसे चाहिए फॉर डिफरेंट थिंग्स, वो कैसे काम करता है, ये सारे सिस्टम्स आई हैव मेड यू एक्सप्लेन। सो थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो आई विल ब्रिंग द आरबीआई's फंक्शन फॉर द बैंक्स। आरबीआई ने कैसे रेगुलेट किया बैंक्स को, कैसे उन्होंने रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज बैंक्स। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर फॉर टुडे।